PIC, PIC stands for पर्सन इंचार्ज। जो पर्सन इंचार्ज होता है वो कस्टम ऑफिसर को IGM देता है। पर्सन इंचार्ज कस्टम ऑफिसर को IGM देता है। ये IGM क्या चीज होती है? डिटेल ऑफ ऑल गुड्स लोडेड ऑन शिप। देखिए, जो शिप को चला के लाया है बाहर से, वो जैसे ही इंडिया पहुंचेगा, कस्टम पोर्ट पे पहुंचेगा, कस्टम पोर्ट पे उसे उतर के सबसे पहले कस्टम ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा? शिप पे जितना माल लदा हुआ है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, और वो डिटेल क्या कहलाती है? IGM। ठीक है, IGM एक फॉर्मेट है, एक पेपर है जिसपे शिप पे जितना भी माल लदा हुआ है उसकी पूरी डिटेल लिख के आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से गुड्स की डिटेल होती है? ये गुड्स का मतलब कौन सा गुड्स? वो गुड्स जो इंडिया में उतारना है। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि USA से एक शिप आ रही है, कुछ माल इंडिया में उतारना है और कुछ माल कहां उतारना है? ऑस्ट्रेलिया उतारना है। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया से में एक USA से शिप आ रही है, इंडिया तक आएगी, ज्यादा माल 80% माल इंडिया में उतारना था और 20% माल वहां से ऑस्ट्रेलिया ले जाना था। तो बड़ी वाली शिप आई है जिसमें ढेर सारा माल आया है इंडिया तक, अब वहां से वो शिप खाली हो जाएगी। ठीक है, और एक छोटी शिप में 20% माल रख के कहां चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो शिप आगे जाने वाली है, हो सकता है कि वो शिप पूरा माल अनलोड करके पूरा माल अनलोड कर दे और पूरा माल इंडिया में ही रहेगा। ये हो सकता है पूरा माल अनलोड कर दे जिसमें से कुछ माल इंडिया में रहेगा और कुछ माल आगे जाएगा। फिर से बात को सुनिएगा, अगर एक शिप विदेश से आ रही है तो वो क्या क्या उसके पास माल हो सकता है? उसके पास जितना माल है वो पूरा माल इंडिया में उतारने के लिए हो सकता है। दूसरी बात, पूरा माल इंडिया में उतरेगा तो सही, लेकिन इंडिया में रहेगा नहीं, कुछ माल उसमें से छोटी शिप पे लद के आगे चला जाएगा। ऐसा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि शिप पे जो माल आया है वो माल आधा इंडिया में उतरेगा और वो शिप आगे चली जाएगी बाकी माल को कैरी करके। ठीक है, हम कहना क्या क्या चाहते हैं? ये बड़ी वाली शिप इंडिया आई है। ठीक है, इसमें जितना माल रखा हुआ है, इसमें जितना भी गुड्स रखा हुआ है, ये सारा का सारा गुड्स इंडिया में उतरेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? दूसरी सिचुएशन, इतना इंडिया में उतरेगा और बाकी आगे जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? इतना माल इंडिया में उतरेगा, ये माल भी एक बार उतरेगा, लेकिन छोटी वाली शिप पे लद के, छोटी वाली शिप पे लद के ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर बाहर से माल इंडिया आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है उस शिप में। ठीक है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में कौन से गुड्स की डिटेल होती है? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में सभी गुड्स की डिटेल होती है। मतलब अब पता है कि जो पर्सन इंचार्ज शिप लाके इंडिया पे खड़ा किया है उसे क्या क्या डिटेल देनी होगी? उसे बताना होगा कि हम कितना माल इसमें यहां उतारेंगे, उसकी भी डिटेल, कौन सा माल आगे कैरी करेंगे उसकी भी डिटेल,
अगर माल उतार के दूसरी शिप से जाएगा तो उसकी भी डिटेल, ठीक है। इनफैक्ट इसमें जितने स्टाफ काम कर रहे हैं, अगर उनका पर्सनल सामान भी कुछ है, जैसे वो लोग भी बंदूक वगैरह लेके चलते हैं कि अगर मान लो रास्ते में कुछ हो गया तो, ठीक है, आर्म्स एम्यूनिशन इनके पास है, तो उन सब की भी डिटेल किसमें देनी पड़ती है, आईजीएम में। तो इनफैक्ट ऐसे समझ लीजिए कि इस शिप पे जितना कुछ भी होता है उस सारी की डिटेल आईजीएम में दी जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, IGM is a document to be filled in prescribed form with the customs by the carrier of the goods, by the carriers of the goods, that is the steamer agent or airlines. This document indicates the detail of all the goods to be transshipped. इसमें जितने भी गुड्स ट्रांसशिप्ट के लिए हैं उसकी भी डिटेल होती है। ट्रांसशिप्ट किसे कहते हैं, ये तीसरा वाला केस, ये रहा ट्रांसशिप्ट। ट्रांसशिप्ट का मतलब होता है अनलोड करना और रीलोड करना ऑन स्मॉल शिप। ट्रांसशिप्ट का मतलब क्या होता है, अनलोड एंड रीलोड ऑन स्मॉल शिप। अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ट्रांसशिपमेंट का मतलब ट्रांसशिप्ट, अनलोड एंड रीलोड ऑन स्मॉल शिप। कहता है डिटेल ऑफ ऑल द गुड्स टू बी ट्रांसशिप्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रू। क्रू का मतलब क्या होता है, ऑल द पर्सन वर्किंग ऑन शिप। शिप पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्रू कहा जाता है, ठीक है। ऑल द पर्सन वर्किंग ऑन शिप, उन्हें क्रू कहा जाता है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी डिटेल दीजिए। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की भी डिटेल दीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर should also be cleared separately irrespective whether for landing, गोल्ड सिल्वर ये सब कुछ, और आपको सारी डिटेल देनी होगी irrespective of whether for landing, चाहे आप उसको उतारने आए हो, लैंड कराने आए हो इंडिया में। फॉर ट्रांसशिपमेंट, आप उसको छोटी शिप पे अनलोड करोगे, इसके लिए लाए हो। फॉर बीइंग कैरिड एज द सेम बॉटम कार्गो, या फिर उसी कार्गो में वो आगे चला जाएगा, उसी कार्गो में आगे चला जाएगा, ये वाली पोजीशन कह रहा है। आप उस माल को लैंड कराने के लिए लाए हो, आप उसी सेम कार्गो में आगे कैरी कराने के लिए लाए हो, या फिर आप उसका ट्रांसशिप करोगे, दूसरी शिप में डालोगे, आप किसी भी पर्पस के लिए लाए हो, आपको उसकी डिटेल आईजीएम में देनी होगी, ठीक है। द आईजीएम हैज टू बी फाइल्ड विद इन 24 आवर्स। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आईजीएम हैज टू बी फाइल्ड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आईजीएम फाइल कर देना है। इनफैक्ट ऐसे समझिए, 24 घंटे के अंदर क्यों, शिप खड़ी नहीं होती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आईजीएम फाइल कर ही देगा वो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई शिप लेके आ रहा है और अल्लाह के उसको पानी में खड़ा करके खुद भी मजे ले रहा है, गाना सुन रहा है। अरे आया ही क्या है, उसका काम ही क्या है, खाली तो है, शिप लाके खड़ा कर दिया, उसके बाद आईजीएम ही फाइल करेगा, ठीक है। द आईजीएम हैज टू बी फाइल्ड विद इन 24 आवर्स आफ्टर द अराइवल ऑफ द शिप और एयरक्राफ्ट। हाउएवर, in the case of vessel oblique ship, the manifest may be delivered even before the arrival of the vessel. अगर आईजीएम आप चाहो तो शिप के आने के पहले पहले भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पर्सन इंचार्ज क्या करे, किसी भी तरीके से कस्टम ऑफिस तक वो आईजीएम पहुंचवा दे, और वो शिप अभी लेके आ ही रहा है, वो रास्ते में ही है। अगर आईजीएम पहले से होगा तो बहुत जल्दी से माल को छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रायर एंट्री इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अगर शिप के आने से पहले पहले आईजीएम फाइल हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रायर एंट्री आईजीएम। द सिस्टम इनेबल्स द इंपोर्टर टू फाइल बिल ऑफ एंट्री एंड गेट देम असेस्ड एंड पे ड्यूटी सो दैट द गुड्स कैन बी टेकन डिलीवरी सून आफ्टर द अनलोडिंग। देखिए, द सिस्टम इनेबल्स द इंपोर्टर टू फाइल बिल ऑफ एंट्री। देखिए, पहले तो आईजीएम पेश होता है, ठीक है, जो शिप का इंचार्ज होता है वो पहले आईजीएम पेश करता है, तभी इंपोर्टर क्या चीज फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तभी क्या करता है, कस्टम ऑफिसर आईजीएम से बिल ऑफ एंट्री को मैच करता है, कहता है आईजीएम में शिप वाले ने बताया कि ये माल था, और इंपोर्टर भी बिल ऑफ एंट्री में क्या लिखता है कि क्या क्या माल हमने इंपोर्ट किया है, उससे मैच करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको कहता है कि हाँ तुम्हारी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है, अब जाओ तुम ड्यूटी पे करो और अपना माल छुड़ा लो,
तो कहता है कि अगर आईजीएम पहले से पेश हो चुका होगा तो ऐसे में बिल ऑफ एंट्री भी तुरंत फाइल कर लेगा इंपोर्टर और जल्दी से माल छुड़वा लेगा। दिस सिस्टम इनेबल्स द इंपोर्टर टू फाइल बिल ऑफ एंट्री एंड गेट देम असेस्ड एंड पे ड्यूटी सो दैट द गुड्स कैन बी टेकन डिलीवरी सून आफ्टर द अनलोडिंग। ठीक है ये बात। चलिए अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग कस्टम के प्रोसीजर को समझने जा रहे हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, कैसे सिप आती है, क्या क्या एक्शन होता है। इससे क्या होगा कि हमें एक ओवरऑल कस्टम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये हम आपको क्या दिखा रहे हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, इसकी इस तरफ यूएसए है और यहां इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, बीच में सी। अब ये फॉरेन पोर्ट से एक शिप गुड्स को लेते हुए, ठीक है, ये गुड्स को लेते 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 कहां तक आ गई, ये देखिए यहां तक आ गई। ठीक है, पर्सन इंचार्ज जैसे ही शिप को लेके आता है तो वैसे ही क्या करता है, पोर्ट से थोड़ी सी दूर पे एरिया पे बर्थिंग एरिया होता है। पोर्ट से थोड़ी सी दूर पे, ये पोर्ट है, ये मेरा कस्टम पोर्ट है, पोर्ट से थोड़ी सी दूर पे ही बर्थिंग एरिया होता है। लिखिए यहां पे बर्थिंग एरिया, दिस इज बर्थिंग एरिया। BERTHING, बर्थिंग एरिया। मतलब पोर्ट से थोड़ी सी दूर होने का मतलब क्या है, बस थोड़ी सी दूर पे पोर्ट से होता है बर्थिंग एरिया। मतलब आपको पोर्ट पे शिप खड़ा करने के लिए नहीं दिया जाता कि आप कस्टम पोर्ट पे लाइए और खड़ा कर लीजिए, पहले आईजीएम पेश कीजिए, अगर वो ठीक होगा तब अब कस्टम ऑफिसर क्या कहेगा, चलिए लाइए पोर्ट तक शिप को ले आइए। ठीक है, तो कुछ नहीं, थोड़ी सी दूर पे पोर्ट से शिप को खड़ा करता है पर्सन इंचार्ज और उसके बाद पानी में ही छपाक 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 करते हुए क्या करता है, आगे बढ़ जाता है और पोर्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब शिप पे से कूदा, थोड़ा सा पानी में खेला छपाक छपाक और उसके बाद पोर्ट तक पहुंच गया। देखिए सबसे पहले ये जो हमने नंबरिंग की है ना, आप यहां भी रेफर कीजिए और साथ ही साथ पैरेलली अपने बुक में भी रेफर कीजिए। ठीक है, पर्सन इंचार्ज सबसे पहले आईजीएम लाके देता है। कुल मिला के फिर से बात रिपीट करते हैं, सबसे पहले शिप जैसे ही आती है, पोर्ट से थोड़ी सी दूर के एरिया को बर्थिंग एरिया कहते हैं, जहां पे शिप को खड़ा किया जा सकता है। शिप को वहां पे खड़ा करने के बाद पर्सन इंचार्ज पानी में कूद जाता है और कूदते छलांग लगाते लगाते मेढक की तरह कहां पहुंच जाता है, कस्टम ऑफिस तक पहुंच जाता है, कस्टम पोर्ट तक पहुंच जाता है। कस्टम पोर्ट पे पहुंच के पर्सन इंचार्ज आईजीएम देता है, किसको, कस्टम ऑफिसर को। ठीक है, कस्टम ऑफिसर को प्रॉपर ऑफिसर भी बोलते हैं। ठीक है, कस्टम ऑफिसर को प्रॉपर ऑफिसर भी बोलते हैं, उसे वो आईजीएम देता है। चलिए बताइए आईजीएम क्या होता है, क्या चीज दिया है, जितना भी उसके शिप में माल है उसकी डिटेल दे रहा है। ठीक है, वो माल उतारना है कि नहीं उतारना है इससे फर्क पड़ता है नहीं, वो आगे ले जाना है, दूसरी शिप में डालना है, यहां उतारना है, सबकी डिटेल देगा। ठीक है, वो आईजीएम देता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो प्रॉपर ऑफिसर उसे देता है एंट्री इनवर्ड। प्रॉपर ऑफिसर उसे क्या देता है बदले में, एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब यह होता है कि चलो बर्थिंग एरिया से अब शिप को खींच के कहां तक ले आओ, पोर्ट तक ले आओ और पोर्ट पे लाके माल उतार लो। एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या होता है,
पोर्ट पे शिप खड़ा करने का आदेश और माल पोर्ट पे उतारने का आदेश। ठीक है, फिर से सुनिएगा। जैसे ही पर्सन इंचार्ज आईजीएम देता है प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर उसे एंट्री इनवर्ट देता है। एंट्री इनवर्ट का मतलब होता है परमिशन टू ब्रिंग द शिप ऑन पोर्ट एंड अनलोड द गुड्स ऑन पोर्ट। ठीक है, तो देखिए अब वो क्या कर रहा है, तीसरा काम अनलोडिंग। पहले वो क्या किया होगा, बर्थिंग एरिया से थोड़ा सा खींच के कहां तक लाया होगा शिप को, पोर्ट पे, और पोर्ट पे लाके माल को अनलोड कर दिया। ठीक है, पोर्ट पे माल को अनलोड करने के बाद वो माल पता है किसके पास चला जाता है, कस्टोडियन के पास। तो देखिए हमने चौथा एक्शन दिखाया, वो माल सीधे सीधे अब किसके पास चला जाएगा, कस्टोडियन के पास। चलिए बात समझ में आ गई सबको। हम लोग स्ट्रक्चरली समझ रहे हैं कि इंपोर्ट कैसे होता है। अगर हमें ये बात समझ में आएगी ना तो हमें पूरा कस्टम बहुत आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए जितनी बात अभी समझाएं एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, आप डायग्राम अपनी बुक में देखते जाइए और देखिए कि आप उस डायग्राम को खुद भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो। चलिए हम लोग बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब माल आता है, गुड्स आ रहा है शिप पे, तो वो आके शिप कहां पे खड़ी कर दी जाती है, बर्थिंग एरिया पे। बर्थिंग एरिया पे शिप खड़ा करके फिर क्या करता है पीआईसी, पानी में छपाक छपाक करते हुए कहां पहुंच जाता है, कस्टम पोर्ट पे। कस्टम पोर्ट पे पहुंचने के बाद क्या करता है, जल्दी बताओ, कस्टम पोर्ट पे पहुंचने के बाद आईजीएम देता है प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब कस्टम ऑफिसर। फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, एंट्री इनवर्ट देता है। एंट्री इनवर्ट का मतलब क्या होता है, चलो शिप को पोर्ट तक ले आओ और माल लाके अनलोड कर दो। माल फिर पीआईसी क्या करता है, अनलोड करा देता है। अनलोड वो अकेले नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो शिप पे ड्राइव वो उसका पर्सन इंचार्ज था वही सारा माल उतार रहा है। वहां जो कस्टम के स्टाफ होते हैं कस्टम हाउस के, वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सारा माल उतारने में। ठीक है, और इंपोर्टर से इस बात के पैसे भी लिए जाएंगे, अभी आगे बताएंगे आपको। ये सारा जो माल अनलोड हो रहा है इसके लिए पैसे भी लिए जाएंगे इंपोर्टर से। तो माल कस्टम पोर्ट पे फिर अनलोड कर दिया जाता है। माल अनलोड होने के बाद किसके पास चला जाता है, कस्टोडियन के पास। ठीक है ये बात। इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू तो जरूरी नहीं है, आपको लोकेशन समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज की बात हो रही है और आप अपनी बुक से इसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर रहे हैं। कस्टम में अगला स्टेप क्या होता है, अब इंपोर्टर आता है। ठीक है, अभी तक माल आया, अब कौन आएगा, इंपोर्टर आएगा उस माल को छुड़ाने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम अब हमने बनाया, ये रहा इंपोर्टर। अब यहां पे आप देख रहे हो ये हमने क्या किया है, ये हमने इंडिया के अब अंदर की बात कह रहे हैं। ठीक है, अब वो सब चला गया, सी एरिया चला गया, यूएसए चला गया। ठीक है, अब हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं। अब इंपोर्टर, इंपोर्टर प्रीमाइसेस से इंपोर्टर निकला और कहां चला आया, देखिए कस्टम ऑफिसर के पास चला आया और आके क्या फाइल कर रहा है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। ठीक है, कौन से कलर वाली, व्हाइट कलर। ठीक है, लिख दें यहां व्हाइट कलर। ठीक है, इसमें क्या होता है बिल ऑफ एंट्री में, इसमें होता है एसेसेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। एसेसेबल वैल्यू में रेट ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लाई करते हो और ड्यूटी कितनी बनी है ये बताते हो। ठीक है, कौन बता रहा है ये सब कुछ, जो इंपोर्टर है वो खुद बता रहा है किसको, कस्टम ऑफिसर को, कि हमने ये माल इंपोर्ट किया है, इसकी वैल्यू इतनी बनती है और इस पे रेट ऑफ ड्यूटी इतनी चल रही है, इसलिए कुल मिला के मेरे हिसाब से जो ड्यूटी पेबल है वो इतनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन अगर इसने फाइल की है, इसका मतलब क्या है, ये कस्टोडियन से माल छुड़ा के कहां ले जाएगा, अपनी प्रीमाइसेस ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा काम, अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है,
प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट कर देता है, असेसमेंट ऑन बिल ऑफ एंट्री इटसेल्फ एंड रिटर्निंग असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। इनफैक्ट इसको कहा जाता है असेसमेंट ऑर्डर मिलना, असेसमेंट ऑर्डर मिलना। वो बिल ऑफ एंट्री की असेसमेंट कर देता है। असेसमेंट करने का मतलब ये होता है कि उस पर टिक लगा देता है, साइन कर देता है, मोहर लगा देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की है वो सही है, ठीक है, मतलब आपने वैल्यू सही लिखी है, रेट ऑफ ड्यूटी सही लिखी है, और आपने जो ड्यूटी बताई है कि इतनी ड्यूटी पेबल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए हम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करते हैं, ठीक है, वो बिल ऑफ एंट्री को चेक करता है कस्टम ऑफिसर और उस पर मोहर लगा के हमें दे देता है। उसी को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। उसने असेसमेंट कर दी और हमें वापस दे दिया वो, ठीक है। जब वो हमें असेसमेंट ऑर्डर दे देता है तो इंपोर्टर उसे जितना भी असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से अब ड्यूटी बनती है उतनी ड्यूटी को पे करने वो बैंक चला जाता है। अब बैंक में हमने लिखा है डेजिग्नेटेड बैंक। डेजिग्नेटेड बैंक क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी हर बैंक में जमा नहीं होती, जिस बैंक में जमा होती है उस बैंक में आप पहुंच जाते हो, ठीक है। पेमेंट ऑफ असेस्ड कस्टम ड्यूटी थ्रू TR6 चालान, TR6 चालान के थ्रू कस्टम ड्यूटी पे होती है, ठीक है। TR6 चालान क्या होता है? चालान बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पे इन स्लिप होती है बैंक की, ठीक है। इस TR6 चालान में आप अपना नाम वगैरह लिखते हो, कस्टम ड्यूटी कितना पेबल है ये लिखते हो और बैंक में जमा कर देते हो। जैसे पे इन स्लिप के दो पार्ट नहीं होते हैं, एक पार्ट बैंक में रह जाता है और दूसरा पार्ट आपको मिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही ये चालान भी होता है। इसका दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो मोहर लगा के बैंक वाले आपको दे देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? फिर से इतनी बात रिपीट करते हैं। देखिए इंपोर्टर क्या करता है? सबसे पहले कस्टम ऑफिस पहुंचता है और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करता है। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन का मतलब इसमें डिटेल होती है, क्या माल आया, कितनी वैल्यू का आया, उस पर रेट ऑफ ड्यूटी कितनी है और ड्यूटी कितनी बनी। फिर उसकी असेसमेंट कराने के लिए दे देता है कस्टम ऑफिसर को। कस्टम ऑफिसर उसे चेक कर लेता है, साइन करके दे देता है, उसे कहा जाता है असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। उसके हिसाब से जितनी ड्यूटी पेबल बनती है उतनी ड्यूटी पे करने वो कहां चला जाता है? डेजिग्नेटेड बैंक, ठीक है। उन बैंक में चला जाता है जहां पे कस्टम ड्यूटी जमा होती है, ठीक है। TR6 चालान के थ्रू जमा होती है, ये बात रट लेना होगा। TR6 चालान, ठीक है। चालान क्या चीज है? चालान कोई विशेष चीज नहीं होती है, ये पे स्लिप की तरह होता है। आप इसमें अपना नाम पता सारी चीजें भरते हो और ड्यूटी जमा कर देते हो। जैसे पे स्लिप के दो पार्ट होते हैं वैसे ही चालान का भी दो पार्ट होता है। एक पार्ट बैंक अपने पास रख लेती है, दूसरे पार्ट पे मोहर लगा के बैंक अपनी आपको दे देती है, ठीक है। अब वो मोहर लगा हुआ पार्ट लेके आप वापस से किसके पास आते हो? कस्टम ऑफिसर के पास। देखिए यहां से अब हम वापस आ रहे हैं सबमिशन ऑफ एक्नॉलेज्ड कॉपी ऑफ TR6 चालान। एक्नॉलेज्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? जिसपे बैंक की मोहर होती है। एक्नॉलेज्ड कॉपी मींस जिसपे बैंक की मोहर है, ठीक है। तो मोहर लगा के आपको मिल जाता है जमा करने के बाद, वो लेके आप वापस से किसके पास आ जाते हो? कस्टम ऑफिसर के पास, ठीक है। अब कस्टम ऑफिसर आपको क्या देता है? क्लियरेंस ऑर्डर। अब वो आपको क्लियरेंस ऑर्डर दे देता है। जैसे ही आप दिखाते हो, देखिए हमने ड्यूटी जमा कर दी, तो कस्टम ऑफिसर आपको देता है क्लियरेंस ऑर्डर। क्लियरेंस ऑर्डर को कहा जाता है आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर भी। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आज की क्लास में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ठीक है, सारे टर्म समझ में आ जाए। तो कस्टम ऑफिसर क्या देता है फिर? क्लियरेंस ऑर्डर। क्लियरेंस ऑर्डर को और क्या बोलते हैं? आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, ठीक है। इसको लेने के बाद आप क्या करते हो? तुरंत इसको लेने के बाद इंपोर्टर पहुंच जाता है कस्टोडियन के पास, क्योंकि माल तो किसके पास रखा हुआ है? कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन को दिखाता है ये देखो हमको क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया है। और क्लियरेंस ऑर्डर जैसे ही कस्टोडियन को दिखाता है, कस्टोडियन उससे कहता है चलो मेरे ड्यूज पे करो और माल लेके जाओ। कस्टोडियन कहता है मेरे ड्यूज पे करो और माल लेके जाओ, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पोर्ट ड्यूज। ड्यूज क्या होता है? ये पोर्ट ड्यूज पता है, जब माल पोर्ट पे आया था तो पर्सन इंचार्ज थोड़ी ना अनलोड किया था, जो कस्टम ऑफिस के स्टाफ हैं वो सब अनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट ड्यूज का मतलब होता है अनलोडिंग वाला चार्ज, ठीक है। अनलोडिंग का खर्चा, हैंडलिंग का खर्चा। और कस्टोडियन अपने पास स्टोर करके भी रखा है कि नहीं, स्टोरेज का पैसा, ये सब लिया जाता है उससे।
तो इंपोर्टर आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर या फिर कह लीजिए क्लियरेंस ऑर्डर दिखाता है कस्टोडियन को, तो कस्टोडियन कहता है चलिए मेरा ड्यूज पे कीजिए और माल लेके अपना निकलिए। ड्यूज वो किस बात के ले रहा है? अनलोडिंग के ले रहा है, स्टोरेज के ले रहा है, हैंडलिंग के ले रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या लिखा है, इंक्लूडिंग डेमरेज चार्जेस, ठीक है, इंक्लूडिंग डेमरेज चार्जेस एंड देन डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसके बाद वो डिलीवरी ऑफ गुड्स दे देता है। व्हाट इज दिस डेमरेज चार्जेस? देखिए नीचे लिखा हुआ है, डायग्राम के नीचे देखिए, दिस इज लेवीड अंडर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट if the importer fails to clear unloaded goods within a specified period, generally 5 days, then demurrage charges becomes leviable। तो डेमरेज चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। अगर आप जो एक टाइम दिया हुआ है जनरली 5 डेज, जनरली 5 डेज, ध्यान दीजिएगा इंडिया में बहुत सारे कस्टम पोर्ट बहुत बिजी हैं, इतने बिजी हैं हम आपको बता रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे कस्टम पोर्ट इतने बिजी हैं कि पर्सन इंचार्ज जब फाइल करता है आईजीएम, तो उसके बाद उसे एंट्री इनवर्ट कम से कम 20-20 दिन बाद का मिलता है। मतलब पोर्ट खाली नहीं है, सिर्फ लाके खड़ा कहां करोगे, पानी में वही खड़ी रहने दो, पोर्ट पे जगह ही नहीं है खड़ी करने की। इंडिया के कुछ पोर्ट इतने बिजी हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत सारे पोर्ट पे जहां पे इतना ज्यादा शिप आती जाती है वहां पे माल भी तो कस्टोडियन के पास बहुत होता है, तो ये ड्यूरेशन हर पोर्ट टू पोर्ट डिफर करता है। कोई पोर्ट 5 दिन का समय देती है, कोई पोर्ट 2 दिन का समय देती है, कुछ पोर्ट 8 दिन का भी समय देगी, ठीक है। मतलब ये डिफर करता है, लेकिन जनरली 5 दिन देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट पता है कौन सा है? इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जहां पे शिप आके पानी में खड़ी रहती है और पर्सन इंचार्ज को एंट्री इनवर्ट नहीं मिलता है, खड़ा करने की जगह नहीं है शिप पोर्ट पे। जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये तो बस जनरल नॉलेज के लिए, इससे आपको क्या मतलब है कस्टम में। तो डेमरेज चार्जेस बेसिकली एक पेनाल्टी होती है, डेमरेज चार्जेस पेनाल्टी को कहा जाता है, ठीक है। ये एक पेनाल्टी के रूप में आपसे ली जाती है कि आपने समय पे माल कस्टोडियन से नहीं छुड़ाया, ठीक है ये बात। और ये डिफर करता है, बहुत सारी पोर्ट जो होती हैं वो 4 दिन का समय देती हैं, 5 दिन का देती हैं, कोई 6 दिन 8 दिन का भी समय देते हैं। तो जो भी टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर आप माल नहीं छुड़ाते हो तो आपसे डेमरेज चार्जेस यानी कि पेनाल्टी ली जाती है, ठीक है। अब वो लेने के बाद आपका माल छोड़ दिया जाता है। यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलिए इसको रिपीट करते हैं फिर से, और आप मेरे साथ साथ बोलोगे, चेक करना है कि हमें ये याद हो गया कि नहीं। इंपोर्टर आता है कस्टम ऑफिस और फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। कितने दिनों के अंदर फाइल करता है? कितने दिनों के अंदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करता है माल आने के बाद? हाँ, इसकी कोई भी ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, कितने दिन आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 30 दिनों के अंदर अंदर वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल जरूर कर देता होगा। वो इसलिए कि अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल नहीं किया तो कस्टम ऑफिस के पास ये पावर है, कस्टम अथॉरिटीज के पास ये पावर है कि वो आपका माल ऑक्शन के जरिए बेच सकती है। फिर से सुनिएगा, माल आने के बाद इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करता है। कितने दिनों के अंदर फाइल करता है? इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। ना मन करे तो मत फाइल करो, जबरदस्ती भी नहीं है। अगर आपका माल कस्टम पोर्ट पे आके रखा हुआ है, हमको नहीं लेना है, मत लो, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टम अथॉरिटीज को जबरदस्ती नहीं पड़ी है कि आपको जबरदस्ती आपके घर तक पहुंचाएगी। आपको नहीं लेना है, मत लो। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन मत फाइल करो। लेकिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन जनरली फाइल हो जाती होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। मेरा माल आया है तो हम तो छुड़ाएंगे ही उसे।
और ध्यान दीजिएगा 30 दिन के अंदर अंदर छुड़ा लेते होंगे। वो इसलिए कि अगर आपने 30 दिन के अंदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल नहीं की तो कस्टम अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो ऑक्शन के जरिए आपका माल बेच सकती है। अच्छा, कितने लोग ये एक मूवी देखे थे बदमाश कंपनी? कितने लोग देख रखे हैं? जब देखे तो बदमाश कंपनी। अच्छा, जब बताइए क्या दिखाया था उस मूवी में? उसमें कुछ कस्टम्स के रूल्स को का बेनिफिट लेते हुए, पता है क्या नाम था उस हीरो का? शाहिद कपूर। उसने बेनिफिट लिया था कस्टम के कुछ रूल्स के। क्या था वो? चलिए, आपने जब मूवी देखी होगी तो आपको कस्टम से रिलेट करने नहीं आया होगा, लेकिन आज आप रिलेट कर पाओगे। चलिए हम आपको बताते हैं क्या था उसमें। जिसने नहीं देखी उसके लिए पहले थोड़ी सी स्टोरी, ठीक है? उसमें से हम वो सब डिलीट कर देते हैं जो शाहिद कपूर ने प्यार किया, ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब सीधे सीधे मुद्दे की बात। शाहिद कपूर क्या करता है? विदेश से शूज इंपोर्ट करता है, ठीक है? और वो इंपोर्ट कैसे करता है कि लेफ्ट लेग के जो शूज हैं वो किसी और पोर्ट पे इंपोर्ट करता है और राइट लेग के जो शूज हैं वो किसी और पोर्ट पे इंपोर्ट करता है। मतलब वो सप्लायर को कहता है कि शूज जो हैं वो आप हमको एक ही पोर्ट में मत भेजना, लेफ्ट लेग के पूरे सारे, मतलब जैसे उसने 1000 क्वांटिटी मंगाई तो कहता है पूरा 1000 क्वांटिटी लेफ्ट लेग एक पोर्ट पे भेज दो और दूसरे पोर्ट पे क्या भेज दो? राइट लेग वाले भेज दो, ठीक है? अब आप एक बात बताओ, अलग अलग शूज किसी के काम के होते हैं? सिर्फ लेफ्ट लेग का शूज है या सिर्फ राइट लेग का शूज है? किसी के काम का नहीं है। इसीलिए तो आप देखते हो शूज के शोरूम में भी क्या होता है, एक एक जूता लगाया हुआ होता है, ठीक है? अगर आप लेके भी भाग जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है? तो अब शाहिद कपूर क्या करता है, दोनों शूज अलग अलग पोर्ट पे मंगा लेता है और उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करनी होती है 30 दिनों के अंदर, और शाहिद कपूर उसको फाइल नहीं करता। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल नहीं करता। अब कस्टम ड्यूटी का रेट कितना हो जाता है हम आपको बता रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए, अगर 35% तक बीसीडी लगता है, 12% उसके बाद क्या लगता है? सीवीडी, ईसी, एसएचईसी, स्पेशल सीवीडी, या सब मिला के बताओ तो कितना हो जाता है? अरे कुल मिला के मोटा मोटी 50% बोल लें, अगर मान लो 35% की बीसीडी है तो, ठीक है? मतलब 40-50% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, ठीक है? अब शाहिद कपूर क्या करता है कि दोनों पोर्ट पे अलग अलग माल मंगा लेता है और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल नहीं करता। तो 30 दिनों के बाद कस्टम अथॉरिटी क्या करती है? उसकी ऑक्शन कराती है। 30 दिनों के बाद जब कस्टम अथॉरिटी उसकी ऑक्शन कराती है तो मान लीजिए जूता 1 लाख रुपए का था, ठीक है? और सिर्फ लेफ्ट लेग का जूता है तो ऑक्शन में कोई खरीदेगा नहीं। शाहिद कपूर 1 लाख के जूते की कीमत लगा देता है 1000 रुपया, और 1000 में उसको सारा जूता मिल जाता है। अब जब सोचो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती तो कितना हो जाता है? 1 लाख पे 40,000। उसने 1000 रुपए में 1 लाख रुपए का माल चुरा लिया, फायदा हो गया कि नहीं? यही दिखाया उस मूवी में, ठीक है? तो आज आपको मूवी भी समझ में आ गई। तो वो दोनों पोर्ट पे जाता है, मतलब इनफैक्ट क्या करता है, अलग अलग आदमी को बेचता है, दोनों पोर्ट पे अलग अलग आदमी को बेचता है, ऑक्शन में खड़ा कर देता है। मतलब लाख रुपए का जूता था तो हजार रुपए में ऑक्शन में खरीद के ले आता है और कस्टम ड्यूटी बच जाती है, ठीक है? तो दैट वाज बेसिकली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन 30 दिनों के अंदर फाइल नहीं हुई थी उस मूवी में, ठीक है? तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेंगे इस मूवी को, तो कस्टम का आधा अधूरा जो रूल है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करता है कस्टम ऑफिसर के पास। कस्टम ऑफिसर उसे क्या करता है, फिर असेसमेंट ऑर्डर देता है। असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन पे साइन करके उसे वापस दे देता है। उसके बाद इंपोर्टर क्या करता है, उस असेसमेंट ऑर्डर को लेके चला जाता है बैंक में, TR6 चालान के थ्रू ड्यूटी को पे कर देता है। ड्यूटी पे करने के बाद वो वापस से कहां आता है? कस्टम ऑफिसर के पास। अब कस्टम ऑफिसर को वो क्या करता है, दिखाता है कि देखिए हमने चालान पे कर दिया है, उस पे बैंक की मोहर होती है, उसे दिखाता है। तो फिर कस्टम ऑफिसर क्या करता है, उसको क्लियरेंस ऑर्डर दे देता है, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर भी, ठीक है? क्लियरेंस ऑर्डर लेके फिर वो क्या करता है, वो कस्टोडियन के पास चला जाता है। तो कस्टोडियन क्या बोलता है, चलो मेरे ड्यूज पे करो। ड्यूज के साथ साथ और क्या लेता है, डेमरेज चार्जेस लेता है, पेनाल्टी लेता है, अगर स्पेसिफाइड टाइम से अधिक आपका माल कहां रह गया है, कस्टोडियन के पास, ठीक है?
और उसके बाद आप माल छुड़ा के वापस ले आते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ऑर्डर मिलने के बाद, असेसमेंट ऑर्डर मिलने के बाद आपको टैक्सेस भी तुरंत बैंक में जमा करना पड़ता है। अगर आपने टैक्सेस को इमीडिएटली जमा नहीं किया तो ऐसे में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है। तो इस बात को यहां पे लिखिएगा, जहां पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ एसेस कस्टम ड्यूटी थ्रू TR6 चालान, वहीं पे लिखिए। देखिए, पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 days ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। पेमेंट इज टू बी मेड within 5 days of assessment order. Else interest at the rate of 13% per annum is payable. Else interest at the rate of 13% per annum is payable. 13% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो असेसमेंट कराने के बाद 5 दिनों के अंदर अंदर आपको बैंक जाके ड्यूटी भी पे करनी होती है। ठीक है,